सर मॉक्स में कोई भी सेट अगर अटेम्प्ट करें और ये डिसाइड करना हो कि हमें इसके साथ बिगिन करना है या प्रोसीड करना है या नहीं, ये कैसे डिसाइड करें, कितना टाइम उसमें स्पेंड करना चाहिए? What should be the ideal number of attempts to score 99 plus percentile in CAT, right? What is DLR syllabus? What is the importance of each and every topic? What is the frequency, right? ये सब कैसे डिसाइड करें? Also, अभी for the remaining duration, what should be the content on which we should rely? What should be the content bank? Sectional test कब देने चाहिए? PYQs कब बनाने चाहिए, right? अगर अच्छे वीडियो लेक्चर्स देखने हैं तो वो कहाँ से मिलेंगे, किसको रेफर कर सकते हैं? तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आज कर देते हैं और आपको एक परफेक्ट प्रिपरेशन प्लान प्रोवाइड कर देते हैं फॉर द रिमेनिंग ड्यूरेशन ऑफ कैट. So this video is definitely gonna help you in your CAT preparation. Don't skip it and watch it till the end. Also, there will be an announcement waiting for you at the end. So this is gonna be our flow today, right? What is the purpose of this video? Firstly, we'll be talking about what is this DLR section all about? ये क्या टेस्टिंग कर रहे हैं आपकी, right? Then what is DLR syllabus? What should be the preparation strategy? What is your practice plan? Right, and what should be your focus area for the remaining duration? So I'll be covering in these topics in detail in the further section of the video. Okay, so what is this DLR section all about? So अगर हम 2017 से 2023 तक के PYQs उठा करके देखेंगे तो आई थिंक 5-6 years का जो एक पीरियड है वो सफिशिएंट है ट्रेंड को समझने में. तो हमें नजर आएगा कि देर आर सेट्स दैट कम्स इन पेपर एंड हर सेट जो होता है वो या तो 4 क्वेश्चन टाइप होता है या फिर 5 क्वेश्चन टाइप होता है या फिर 6 क्वेश्चन टाइप सेट भी हमने देखे हैं, राइट? तो देर इज अ सेट गिवन टू यू in which there is a information provided to you. So सबसे पहले आपको उस information को सही से interpret करना होता है जिसके लिए आपके RC skills बहुत अच्छे होने चाहिए. एंड देन सेकेंड एस्पेक्ट इज जो इन्फॉर्मेशन आपने इंटरप्रेट की है उसको सही ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है एंड देन यू हैव टू यूज सम टूल्स जैसे कि अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लेट्स से नेटवर्क्स एंड रूट्स, राइट? जैसे कि वेन डायग्राम. तो दीज आर ऑल द टूल्स दैट यू आर हैविंग जिनको आप टॉपिक्स भी बोल सकते हो, सिलेबस का पार्ट बोल सकते हो. तो इनकी हेल्प से फिर आप क्या करते हो, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो एंड फाइनली यू गिव आंसर टू द क्वेश्चंस, राइट? तो दिस इज व्हाट दैट कम्स इन योर पेपर, राइट? अभी हम बहुत ज़्यादा टॉपिक्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज विल गेट डेविएटेड, राइट? सो अगर हम देखें तो दीज आर दी अटेम्प्ट्स, राइट? तो सबसे पहले अगर हम देखें 2017, सो व्हाट हाउ मेनी सेट्स वर देयर इन 2017? तो 2017, 18 एंड 19 ये तीनों ईयर्स के पेपर में देवर 8 सेट्स वर देयर, राइट? सो 8 into 4 32 क्वेश्चंस वर देयर, राइट? सो देन 2020 की अगर बात करें सो देवर इन टोटल 5 सेट्स. 3 सेट्स जो थे वो 5 क्वेश्चंस टाइप थे एंड देवर 2 सेट जो कि 6 क्वेश्चन टाइप्स थे, राइट? देन इफ आई टॉक अबाउट 2021 देवर 4 सेट्स, राइट? 2 सेट्स अगेन 5 क्वेश्चन टाइप एंड 2 सेट्स वर 6 क्वेश्चन टाइप सेट्स, राइट? नाउ 2022-23 से इट सीम्स दैट अभी एक पैटर्न इन्होंने फिक्स कर दिया एंड मोस्ट प्रोबेबली यही पैटर्न इस साल भी हमें देखने को मिल सकता है. व्हाट इज द पैटर्न? सो देयर आर 4 सेट्स and each set is having 5 questions, so 4 into 5 20 questions will be there, right? This is what you can expect in 2024 as well. Now this line represents your number of attempts for 99 plus percentile. So if I talk about 17 questions आपके करेक्ट होने चाहिए थे. 17 into 3 that means 51 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे 100% की एक्यूरेसी है. तो आप इन क्वेश्चन से ये ना समझें कि अटेम्प्ट आपके इतने होने चाहिए, आप ये समझ के चलें कि 99 प्लस परसेंटाइल के लिए आपका जो स्कोर है वो कितना होना चाहिए. तो यहाँ अगर 2017 की बात करें तो 51 मार्क्स पे आपका 99 प्लस परसेंटाइल था. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट 2018, 19 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए. सो 19 into 3 दैट बिकम्स 57, 18 into 3 54, राइट? तो आपको एक चीज नजर आएगी कि जहां पे हमारा पैटर्न सेम है वहां पे बहुत ज्यादा ईयर्स में डिफरेंस नहीं मिल रहा है, राइट? तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आप देखेंगे कि 6-7 मार्क्स का एक डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट 2020, सो दिस स्कोर इज 42, राइट? बट यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो भी कम हो गए इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स. इफ आई टॉक अबाउट 2021, दिस इज नथिंग बट 39 मार्क्स ओनली. And then if I talk about 22 and 23, so this becomes your 36 and this becomes your 33 marks only, right? So this is the score for 99 percentile, right? तो अभी आप एक चीज देखो, इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम 20 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस में से 11 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट कर रहे हो, 11 अटेम्प्ट कर रहे हो, 11 करेक्ट कर रहे हो, अगर 100% की एक्यूरेसी में एक बार के लिए लेकर के चलूं तो आपका 99 प्लस परसेंटाइल बनता है, राइट? यानी आपको ये समझ में आना चाहिए कि सेट सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इट,
आप कौन से सेट को पिक कर रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पूरे 40 मिनट्स में अगर 2 सेट निकालते हो और 2 सेट पूरे बना करके आ जाते हो, देन ऑल्सो यू आर थ्रू। दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो पहली चीज आपको अपने माइंड में सेट करनी है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता है। तो आप ये देखो कि बचपन में आप चीज़ों को किस तरीके से किया करते थे। तो पहले आप स्मॉल स्टेप्स लिया करते थे, जो जो चीज़ें आपको आसान लगती थी सबसे पहले आप वो करने जाते थे। सेम वे आपको यहाँ फॉलो करके चलना होता है। तो आप जब भी अपना नेक्स्ट मॉक दें या जब भी अपना नेक्स्ट सेक्शनल दें, आप उसमें एक गोल लेकर के चलें कि मेरा फर्स्ट गोल है कि मुझे एक सेट आइडेंटिफाई करके उसको करेक्ट करना है। अभी वो स्टूडेंट्स जिनका 1 सेट भी करेक्ट नहीं होता है, तो उनको पूरे 40 मिनट्स पहले इसी में स्पेंड करने हैं कि आइडेंटिफाई दैट 1 सेट एंड मेक इट करेक्ट। जिन स्टूडेंट्स का एक सेट पूरा करेक्ट होता है, नाउ दे हैव टू गो फॉर द सेकंड सेट, दे हैव टू आइडेंटिफाई द सेकंड वन एंड दे हैव टू मेक इट करेक्ट। जिनके 2 सेट्स करेक्ट हो रहे हैं गाइस, इट मे बी पॉसिबल कि जो रिमेनिंग टाइम आपके पास में बचता है वो उतना सफिशिएंट ना हो जिसमें एक और पूरा सेट आइडेंटिफाई करके करेक्ट किया जा सके। ऐसे केस में आपको ये देखना होता है कि जो बचे हुए सेट्स हैं, क्या उनमें से सिंगल क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस आप निकाल करके बना पा रहे हो। तो अगर आप PYQs को देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट द डेटा सेज, दिस इज व्हाट द ट्रेंड सेज। सो ये हमें समझ के चलना है कि हमारा DLR सेक्शन क्या है। So since CAT is an MBA entrance exam, it tests you on decision making skills, right? How? तो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। If I talk about level of difficulty of CAT DLR section, तो आप बोल रहे हो हार्ड, इजी एंड मीडियम। अभी इजी, मीडियम एंड हार्ड को डिफाइन करने का क्या क्राइटेरिया है? मतलब आप इसको, जैसे कोई चीज़ अगर हार्ड है तो कितनी हार्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम क्रिस्टल क्लियर विद वेन डायग्राम्स, तो हो सकता है मुझे वेन डायग्राम के ऊपर जो बेस सेट है वो इजी लगे, बट एट द सेम टाइम कोई स्टूडेंट अगर उसके साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है तो उसको वो उतना आसान ना लगे, राइट। सो इट्स अ रिलेटिव टर्मिनोलॉजी। बट अगर हम देखें तो हम इजी, मीडियम और हार्ड को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जनता जिन क्वेश्चंस को करेक्ट बना रही है, अगर हम नहीं बना पा रहे हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। यानी उन क्वेश्चंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इजी में, राइट। मेजॉरिटी ऑफ जनता जिन क्वेश्चंस को स्किप कर रही है, अगर हमने उन क्वेश्चन में अगर मान लो उनको अटेम्प्ट किया और अगर हमने इनकरेक्ट कर दिया, दैट वाज नॉट द राइट डिसीजन जो कि वहां पे लेना था, राइट। दैट इज अ हार्ड क्वेश्चन डेफिनेटली, राइट। तो ये हम इस तरीके से अगर इसको लेकर के चलेंगे, दैट इन दैट सेंस इट विल बी बेटर, राइट। अभी हम अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आपके कैट सेक्शन में, DLR में, वो हार्ड कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, वो फॉल करते हैं मीडियम कैटेगरी में, राइट। बट द गेम इज, आप यूं समझो कि इन क्वेश्चंस को अरेंज इस तरीके से नहीं किया गया है कि पहले सारे इजी क्वेश्चंस आते हैं, देन कम्स मॉडरेट एंड देन कम्स डिफिकल्ट। ना ही इन क्वेश्चंस के ऊपर लिखा हुआ है। आप इसको यूं समझो ना कि हाउ आर साइकोलॉजी वर्क्स, राइट। तो अगर मान लो मैं किसी क्वेश्चन के सामने आपको लिख करके दे दूं कि ये इजी क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करोगे। फिर अभी बैक ऑफ द माइंड में आपके रहेगा यार इजी लिखा हुआ है तो मतलब ये क्वेश्चन इजी है, मेरे को इसमें अपनी एनर्जी लगानी है। एट द सेम टाइम अगर किसी क्वेश्चन पे मैं पहले से डिफिकल्ट लिख करके रख दूं तो देन यू विल डेफिनेटली स्किप इट, राइट। तो अब आपको ये समझना है कि बस वो चीज वहां लिखी हुई नहीं है, बट वो उसी तरीके से वहां पे डिजाइंड है। तो उसके लिए जब हम हमारे मॉक देते हैं, जब हम हमारे सेक्शनल देते हैं, तो इस चीज को हमें काफी प्रैक्टिस में लेकर के आना है। क्या है? आइडेंटिफिकेशन। हम मान लीजिए 5 to 6 मिनट्स हम इजीली किसी भी सेट पे स्पेंड कर सकते हैं। अगर 5 मिनट 6 मिनट तक भी अगर हमें वो सेट नहीं समझ में आ रहा है, नहीं बन रही है बात, तो हम उसको स्किप करके नेक्स्ट सेट पे जा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें कब वैलिड हैं? जब हम प्रिपरेशन करके पेपर में बैठ रहे हैं, राइट। अगर हम बिना प्रिपरेशन के पेपर में बैठेंगे तो देन तो हमारे लिए सब चीज़ें जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही होंगी, राइट। तो ये चीज़ हमें समझ के चलनी है। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस या मेजॉरिटी ऑफ द कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस वो फॉल करते हैं मीडियम में। देन इजी एंड हार्ड अप्रॉक्सीमेटली इक्वली कंट्रीब्यूट होता है। तो अगर आप इजी वाला भी पूरा बना दो और मॉडरेट भी पूरा बना दो, ये क्वेश्चंस को अगर आप छोड़ दो तो भी आप इजीली 99+ परसेंटाइल लेकर के आ सकते हो। दिस इज द गोल दैट यू शुड हैव व्हाइल अटेम्प्टिंग योर पेपर। सो अभी कैट के जो टेस्टिंग पैरामीटर्स हैं वो अगर आप देखोगे तो वो आपको डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे टेस्ट करता है, राइट। डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे मैंने अभी इतनी बात की, मैंने आपको समझाया कि भाई आपको ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले मुझे इनमें से इजी सेट आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट बनाना है, राइट। और अगर मान लो कोई सेट इजी नहीं है, सारे सेट्स डिफिकल्ट हैं, तो उनमें भी जो क्वेश्चंस इजी हैं मुझे वो आइडेंटिफाई करके उनको करेक्ट बनाना है। पेपर इस तरीके से डिजाइन नहीं है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बने। पेपर इस तरीके से डिजाइंड है कि क्वेश्चंस को एक जंबल्ड वे में अरेंज करके रखा है। आपको आइडेंटिफाई करना है, वहां तक पहुंचना है कि वो क्वेश्चन इजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। अगर इजी मॉडरेट की कैटेगरी है तो आपको उसको डेफिनेटली बनाना है, क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स उसको बना रहे हैं, राइट। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो डिसीजन मेकिंग स्किल्स की काफी टेस्टिंग होती है।
आप कोई भी सेट, जैसे मान लो कि अभी वेन डायग्राम के ऊपर सेट आ गया, अगर आप उतना कंफर्टेबल नहीं हो, डोंट गो विद इट, आप उसके साथ स्टार्ट मत करो। आप बाकी सेट्स देखो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, पहले आप उससे शुरुआत करो। आप हमेशा ये देखो, पहले मेरा गोल है एक सेट करेक्ट करना, फिर मेरा गोल है दूसरा सेट करेक्ट करना। अगर पूरे पूरे सेट नहीं भी बन रहे हैं तो मुझे क्वेश्चंस माइंड में रखने हैं कि मुझे 9 to 10 क्वेश्चंस करेक्ट बनाने। अब वो अगर चारों सेट को मिला करके भी बनते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डेफिनेटली ये तो आपकी टेस्टिंग हो ही रही है। तो मैंने एक LRDI मास्टर सीरीज जो है वो शुरू की है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के देखें, तो वहाँ पे हम इस चीज़ पे काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। सो हर एक सेट में आई टेल यू कि कैसे आप उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उसमें से क्या काम की इंफॉर्मेशन होती है, कैसे फिगर आउट करें, और उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग आवर सेट इन अ वेरी फास्ट मैनर, राइट। तो प्रेशर हैंडलिंग, यस प्रेशर हैंडलिंग इज देयर। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर टाइम्स, जैसे अभी आप अगर मॉक्स दे रहे हैं तो आपके साथ ये सिचुएशन होती होगी कि देयर आर टाइम्स जब आपको पूरे 40 मिनट में कई बार एक सेट आइडेंटिफाई करने में भी काफ़ी स्ट्रगल होता है। तो आप मान लीजिए कि 20 मिनट अगर निकल गए हैं और एक भी सेट आपसे आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रेशर आता है, आपको फील होता है कि माई ईयर इज गॉन, राइट। एंड कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आपका उस सेक्शन में परफॉर्मेंस अच्छा भी रहा, लेकिन आपके बैक ऑफ द माइंड में ये थॉट रह जाता है और आपका जो आने वाला सेक्शन है विच इज क्वांट, वो भी स्पॉइल हो जाता है। तो आपको एक चीज़ ये समझनी है कि यार अगर मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके पेपर में बैठ रहा हूँ, तो जो चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज फेसिंग द सेम, राइट। वो हर कोई सेम फेस कर रहा है। तो अगर हर कोई सेम चीज फेस कर रहा है तो देन देयर इज नो हार्म ना, देयर इज नो लॉस, क्योंकि इट्स अ रिलेटिव गेम। तो ऐसे में आपको अपने माइंड को काम करना है। अगर आपके 20 मिनट चले गए, आप एक भी सेट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप रिमेनिंग 20 मिनट्स को पहले एटलीस्ट एक सेट आइडेंटिफाई करने में लगा दीजिए, तो भी आप 95 परसेंटाइल तो सिक्योर कर ही लेंगे। नेक्स्ट इज योर क्रिएटिव स्किल्स। सो क्रिएटिव स्किल्स इज समथिंग जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हो, राइट। आप जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई एक सेट है जो कि उस इंफॉर्मेशन से पूरा नहीं बन रहा है, लेकिन देयर आर क्वेश्चंस, उनमें अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उनको अगर उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करते हो तो वहां से वो सेट पूरा डिकोड हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं की हुई हैं, ये सब चीज़ें आप में अगर नहीं हैं, तो सडनली वहां पर ये एग्जीक्यूशन में नहीं आएंगी। तो ये सब चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखना होता है, अगेन वाइल गिविंग योर सेक्शनल टेस्ट, वाइल गिविंग योर मॉक टेस्ट। तो जितना अभी इन सब चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना ये हमारे अंदर बेटर आएंगी और उतना बेटर एग्जीक्यूशन में हमारे मेन पेपर में भी दिखाई देंगी, राइट। देन इज कंफर्टेबिलिटी। अभी आप एक चीज़ समझो कि हर साल जो वेरिएशन है वो किस चीज़ में है, तो वेरिएशन है लेवल ऑफ डिफिकल्टी में। अभी मान लीजिए कि आप अगर वैरायटी ऑफ मॉक्स पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप अगर सिर्फ डिफिकल्ट मॉक्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। अगर आप सिर्फ मॉडरेट मॉक्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो आपके जो मॉक्स होने चाहिए वो एक वेरिएबल लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे होने चाहिए, सो दैट आप कैसे भी सिचुएशन आए आप उसमें कंफर्टेबल हो, राइट। यू शुड बी कंफर्टेबल विद वॉट एवर यू आर फेसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर डे, राइट। सो नेक्स्ट इज आर DILR सिलेबस। अगर ब्रॉडली हम बात करें, अभी मैं किसी टॉपिक में अगर ना जाऊं, ब्रॉडली अगर हमें समझना हो कि हमारा DILR सिलेबस क्या है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेक्शंस, वन इज योर मैथ्स, अदर वन इज योर इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमें इनका एक ओवरलैपिंग रीजन दिखाई दे रहा है। तो अगर हमारे क्वांटिटेटिव स्किल्स अगर अच्छे नहीं हैं तो भी बात नहीं बनेगी, राइट। अगर हमारे क्वांटिटेटिव स्किल्स बहुत अच्छे हैं बट हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, हम सही से इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तब भी बात नहीं बनेगी, राइट। ये दोनों ही चीज़ों पे बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए, तब जाकर के आप DILR सेक्शन को क्रैक कर पाएंगे। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कैट के द्वारा कोई भी प्रिस्क्राइब्ड DILR का सिलेबस नहीं है, राइट। तो देन ये टॉपिक्स सब क्या हैं, जैसे इफ आई टॉक अबाउट अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट, ये सब टॉपिक्स क्या हैं। तो आप इसको यूँ समझो कि इतने सालों का कैट PYQs का एक डेटा है, तो उन सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो लोगों ने एक वेज फिगर आउट किए, जैसे फॉर एग्जांपल कि अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप टेबल बनाते हैं, या फिर आप टिक क्रॉस मेथड वाली जो अप्रोच है वो यूज करते हैं। तो अभी वो एक अप्रोच है, मान लीजिए उसी क्वेश्चन को बिना टेबल बनाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, टेबल बना करके करते हैं तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये जो वेज हैं, ये सारे वेज इंस्टीट्यूट्स ने, या यूं बोलें कि फैकल्टीज ने डिकोड किए इतने टाइम पे, तो उन्हीं को क्या किया गया, टॉपिक्स बना करके और आपके सामने रख दिया गया। बट हम कहीं भी ये नहीं कह सकते हैं कि दीज आर द ओनली टॉपिक्स जो कि कैट के सिलेबस को कवर करते हैं। तो पहले चीज तो आपको ये समझ के चलनी पड़ेगी। तो आप यूं बोल सकते हैं दीज आर जस्ट द टूल्स जो कि हमें यूज लेने हैं एक पर्टिकुलर सेट को क्रैक करने के लिए। नंबर 2, अभी यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जैसे अगर मैं 10 ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो क्या फ्रीक्वेंसी रहती है अरेंजमेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन की, गेम्स एंड टूर्नामेंट की। बट एज आई सेड कि ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर ध्यान देना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मान लीजिए कि आप वेन डायग्राम के ऊपर कोई सेट है, अगर आप वेन डायग्राम छोड़ करके चल रहे हैं
और आपको वेन डायग्राम के ऊपर ही कोई सेट मिल गया जो कि ईजी कैटेगरी का सेट है, तो अभी अगर किसी के बेसिक्स क्लियर है और उसने उस सेट को बना दिया तो नाउ यू आर लैकिंग। तो कभी भी दिस इज नॉट द हर वो पेपर जिसके बारे में हमें ये नहीं पता है कि क्या आने वाला है उसमें, राइट। तो दैट बेस्ट स्ट्रेटेजी इज कि आप मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन को कवर करो। एंड माय एडवाइस इज अभी भी समय बिल्कुल सफिशिएंट है, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल दैट यू नीड इज 1 month टू फिनिश योर एंटायर DILR सिलेबस and remaining 2 months for a very good command on this particular section, right? You can easily do it. ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो कि हमें समझना है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रायोरिटी, अगेन इररिलेवेंट हो जाता है, मतलब किस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जिस चीज़ में आप वीक हो सबसे पहले आप उसको पिक करो और उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने में अपनी एनर्जी लगाओ। तो अगर आप मान लीजिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड, मान लीजिए आप गेम्स एंड टूर्नामेंट में उतने कंफर्टेबल नहीं है और अभी आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आप उसको कल करेंगे परसों करेंगे, तो जैसे जैसे आप एग्जाम के नज़दीक पहुंचेंगे यू विल बी मोर अनकंफर्टेबल इन पिकिंग अप दैट टॉपिक, क्योंकि प्रेशर विल इंक्रीज, यू विल नॉट बी एबल टू गेन दैट द एंटायरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो माय एडवाइस इज सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके वीक एरियाज क्या हैं और उन्हीं पे अपना बेस्ट एफर्ट लगाने की कोशिश करो, राइट। तो जैसे इफ आई टॉक अबाउट क्वांट, वी नो दैट देर आर 4 मेजर सेक्शंस, जैसे कि अरिथमेटिक है, एल्जेब्रा है, देन यू हैव नंबर्स, ज्योमेट्री, राइट। तो अभी अरिथमेटिक के देर आर सर्टेन टॉपिक्स, तो मतलब थिंग्स आर फिक्स्ड इन क्वांट। अभी व्हाट विल हैपन, द क्वेश्चन कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट, द क्वेश्चन कैन बी मॉडरेटेड, कैन बी इजी, राइट। दिस इज व्हाट गोना हैपन इन योर क्वांट सेक्शन, राइट। बट DILR में ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। देर कैन बी टाइम्स जहाँ पे आपको कोई सेट को पढ़ करके समझ ही नहीं आया कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, मतलब आप ये फिगर आउट ही नहीं कर पाओ कि मतलब ये वेन डायग्राम है या नेटवर्क्स एंड रूट्स है, क्या चीज़ है, डाइसेस है, व्हाट इट इज़। तो देर कैन बी अ सिनेरियो। तो ऐसे केस में व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि वी डोंट रियली need to take care of what DILR syllabus is. What we have to do is we have to pick up some 15-20 years of PYQs and that to reverse order में आप उसको pick करो, यानी CAT 23 के PYQs आप पहले बनाना स्टार्ट करो and PYQs आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के ऊपर प्रैक्टिस करने को मिलेगा। This is what you have to understand. Why? Because CAT is very, very unpredictable. So all that you can do is you can make yourself familiar with as much variety of content possible for you. Next, we'll be talking about the preparation strategy. So this should be the strategy considering the duration that we have at our hand, right? So the preparation should be in 3 levels. Level 1 is conceptual clarity. For that, you can watch our concept builder lectures. It's free for all the students who are having 80+% in their 10th, 12th and graduation. So if you have 80+ in your 10th, 12th and graduation, you can reach out to us on our official contact number. It's given in the description, right? And we'll provide you with the access of all our lectures, right? So with every lecture, you will be provided with handout, concept builder handout. So you have to solve the handout along with the lecture. And that you have to solve that handout on your own. But when you are solving it on your own, make it in a time-bound manner. Right. So these are the concept builder handouts that we'll be providing. So take the handout as a sectional test when attempting again on your own, right? Not this time, but this time, right? Do proper analysis. Now you have to figure out after getting the clarity of the concept, how many sets were there that you were able to make on your own, right? This is something that you have to check. And then you have to refer to the solution if required after attempting completely. So don't simply, let's say you are struggling in something and don't simply go and watch the solution. Firstly, you should do enough brainstorming, right? जो चीज़ आप खुद से figure out करोगे, that will be with you for long term, right? So that's what you have to crack. तो हमें question every time changes, right? Set every time changes. तो जिस चीज़ के साथ में हमें, जिस अप्रोच के साथ में हमें काम करना है वो ये है कि हमारी थॉट प्रोसेस इंप्रूव होनी चाहिए कि कैसा भी सेट आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, विल बी कंफर्टेबल टू सॉल्व इट, राइट। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो ये था हमारा लेवल 1, राइट। सो दिस इज योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड लेवल 2। तो रफली अगर हम देखें तो 17 लेक्चर्स में हम पूरा DILR का सिलेबस कंप्लीट करते हैं, दैट टू इन 2 लेवल्स। वन इज कॉन्सेप्ट बिल्डर, राइट, द अदर वन इज एडवांस्ड। तो हर वो टॉपिक जो आपने कॉन्सेप्ट बिल्डर सबसे पहले उसका प्रिपेयर किया है, उसी का आप एडवांस लेक्चर देख सकते हैं। अगेन विद एवरी एडवांस लेक्चर यू विल बी हैविंग हैंडआउट जो कि आपको लेक्चर के साथ में सॉल्व करना है एंड देन फिर खुद से भी एक बार सॉल्व करके देखना है। तो अगेन सेम चीज़ है, जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आप टाइम बाउंड मैनर में करेंगे और उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। तो दीज आर लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3 इन योर प्रिपरेशन इन द फाइनल लेवल। तो soon we'll be starting a workshop batch, right? This batch will help you a lot in your preparation.
So in this particular workshop batch, what we'll be doing will be giving you with a sectional, right? So firstly you'll be solving it, and the faculty will come and faculty will attempt it as it is, the way it should be attempted, and they'll be explaining each and every set to you in detail laterwards. So all those students who are scoring 90+ percentile in their respective mocks, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, doesn't matter, उनके लिए this batch will be free. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपका 90 परसेंटाइल नहीं भी आ रहा है, डोंट वरी, द फीस विल बी वेरी वेरी नॉमिनल, राइट? सो दिस यू कैन जॉइन दिस बैच लेटर. सो फॉर मोर डिटेल्स एंड विद मोर इन्फॉर्मेशन विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो. सो फ्रॉम आवर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, दीज आर सम मस्ट हैव्स. उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, डोंट यूज कैलकुलेटर. गाइज मेनी ए टाइम्स, राइट, हमें लगता है कि यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेटर, फटाफट से आंसर निकाल लेते हैं, या हमें लगता है कि एग्जाम में नहीं यूज़ करेंगे, अभी तो कर लेते हैं. बट आप अपनी हैबिट वैसी ना बनाएं, राइट? अगर आप कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट होंगे, आपको एक चीज़ समझनी है कि जो कैलकुलेटर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं वो आप अपने मोबाइल में यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली विद यू, राइट? आपको पेपर में जो कैलकुलेटर यूज करना होगा, दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ माउस. सो मेनी टाइम्स आप वहां पे एक जीरो प्रेस करोगे, विल सी देयर आर 2 zeros. नाउ आप बैक स्पेस कर रहे हो एंड ऑल, सो यू कैन नॉट यूज कीबोर्ड. एवरीथिंग दैट यू विल बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ माउस. सो डोंट रिलाई ऑन दैट कैलकुलेटर. इट्स पैथेटिक, आई एम टेलिंग यू, राइट? सो इंस्टेड फोकस ऑन योर कैलकुलेशन. नाउ राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेट. सो आई हैव डिस्कस्ड दिस in detail in my LRDI master series as well, right? In all the videos I have discussed this. In fact, I have shown you how you can interpret a particular set. So पहला तो स्टेप यही होता है कि आपका इंटरप्रिटेशन सही होगा तो आपका समय बचेगा और आपको जल्दी उस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे इन क्लूज को अरेंज करना है एक ऑर्डर में, राइट? देन ट्राई टू आइडेंटिफाई द टॉपिक. तो जब आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई भी सेट आपके सामने पहली बार आता है, भले ही वो PYQ में से हो, भले ही वो सेक्शनल में से हो, कहीं से भी हो, आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करो कि इसका टॉपिक क्या रहा होगा. क्या वो अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन से है, क्या वो केसलेट से है, क्या वो बाइनरी लॉजिक से है, क्या वो वेन डायग्राम से, ये फिगर आउट करने की आपको कोशिश करनी है, राइट? अगर आप खुद से ये चीज़ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्यूशन देख के आप कर लीजिए. अगर सॉल्यूशन से भी आपको उतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप जो भी आपके रेस्पेक्टिव मेंटोर्स हैं, आप उनके साथ बैठ करके डिस्कशन कर सकते हैं कि कैसे किसी भी सेट से ये इंटरप्रेट करें कि उसका टॉपिक क्या है. देन हर सेट को अभी इस मोमेंट पे आपको टाइम बाउंड मैनर में लगाना है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई सेट अगर डिफिकल्ट कैटेगरी का है, 15 मिनट्स का आप टाइमर लगाइए और उसको पूरा अटेम्प्ट कीजिए 15 मिनट्स में. व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर वो आपसे सेट नहीं बनता है 15 मिनट्स में, नॉट एन इशू. अब जब आप उसको खुद से बना रहे हैं, मान लीजिए पूरा 15 मिनट्स आपने स्पेंड किया, वो सेट आपसे क्रैक नहीं हुआ, अभी देन आप उसको दोबारा से बनाइए बिना टाइम बाउंड मैनर के, और देखिए, ये फिगर आउट कीजिए कि क्या ऐसी चीज लैकिंग थी जिसके चलते वो सेट आपसे उस गिवन टाइम में नहीं बन पाया. क्या वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, राइट? क्या वो प्रैक्टिस है? क्या आप उस सेट के साथ में फैमिलियर ही नहीं है, या राइट, जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे वो सेट बिलोंग करता है, आप उसके साथ फैमिलियर नहीं है, तो ये चीज़ आपको फिगर आउट करनी होगी, राइट? अच्छा, सो रेफर टू द सॉल्यूशन ओनली आफ्टर ट्राइंग. आई हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी, राइट? तो आपको सॉल्यूशन बहुत स्ट्रगल के बाद में ही देखना है, क्योंकि आप एक चीज़ और समझें कि जब हम किसी का किया हुआ सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें, क्योंकि वो एक ऑर्डर में एक फ्लो है उसमें और आंसर आता हुआ दिख रहा है, तो हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया, बट एक्चुअली वो हमें उस मोमेंट पे समझ में आए ये ज़रूरी नहीं है. तो जब हम उसको खुद से बनाने जाएंगे थोड़े टाइम बाद, तब क्या हम उसको बना पा रहे हैं या नहीं, ये चीज़ हमें चेक करनी है. ऑल्सो आप कभी भी सॉल्यूशन को वन गो में मत देखो, पहले आप काफ़ी एफर्ट्स उसमें मारो, काफ़ी स्ट्रगल करो, उसके बाद में फिर आप उसको पर्टिकुलर सेट के सॉल्यूशन को आप देखो. तो आइडियली कितना टाइम स्पेंड करें इसमें, 30 मिनट्स तक का भी अगर आप समय इसमें स्पेंड कर रहे हैं तो इट विल हेल्प यू, इट विल नॉट गोना हार्म यू इन एनी मैनर, राइट? चलिए, सो एज आई सेड, डोंट वरी अबाउट द टाइम कंजम्पशन, बिकॉज समय बचा के भी आप कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं करेंगे. आपको समय बचाना नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपको अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना है. दिस इज़ द गेम, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझ के चलना है और इनको एग्जीक्यूशन में लेकर के आना है. सो अभी कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर इस समय क्या कंटेंट सॉल्व करें. तो इस समय जो कंटेंट आपको पिक करना है, जब आपके पास में समय कम है, तो इट शुड बी वेरी वेरी क्यूरेटेड. तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं तो आप उस इंस्टीट्यूट का कंटेंट भी सॉल्व कर सकते हैं. ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट का कंटेंट अच्छा ही होता है. अगर आप कोचिफाई में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बिल्डर लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डर के जो हैंडआउट्स हैं वो सॉल्व करेंगे. कॉन्सेप्ट बिल्डर के बाद में आप एडवांस लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे एंड एडवांस हैंडआउट्स आप सॉल्व करेंगे. देन उसके साथ साथ आप LRDI मास्टर सीरीज जो है यूट्यूब पे वो भी फॉलो करेंगे, बट आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको रिवर्स ऑर्डर में उसको फॉलो करना है.
सेक्शनल टेस्ट आपको देने हैं, उसके साथ साथ आपको PYQ सॉल्व करने हैं। तो आइडियली कितने PYQ सॉल्व करने चाहिए? तो अगर आप सेक्शनल टेस्ट भी दे रहे हैं और बाकी कंटेंट भी साथ में सॉल्व कर रहे हैं, सो 2 to 3 PYQs पर डे विल बी गुड फॉर यू। अगर बाकी सब चीज़ें आप कर चुके हैं, अभी केवल PYQs पर डिपेंडेंट है, तो आपको एक स्लॉट का जो PYQ है एक सेक्शनल के जैसे पूरा उसको अटेम्प्ट करके चलना है। इतना करने के बाद भी, और फिर क्वांट और इंग्लिश VARC में भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर समय बचता है, देन यू शुड गो फॉर मॉड्यूल्स एंड रेफरेंस बुक्स। अदरवाइज यहाँ पे हमें हमारी एनर्जी नहीं लगानी है। दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो ये कुछ आपके फोकस एरिया होने चाहिए। नंबर 1 इज योर प्लानिंग। अभी देखो, जो भी आप प्लान करें, ये प्लानिंग का मतलब है आपकी सेल्फ स्टडी की प्लानिंग। आप अपने डेली जो आपका डे है उसको कैसे यूटिलाइज करके चल रहे हो, कैसे प्लान कर रहे हो, बाकी सेक्शंस के साथ में आप DILR को कैसे मैनेज कर रहे हो, राइट। फिर देन आपके वीकली प्लान्स क्या हैं, मंथली प्लान्स क्या हैं, तो ये पूरा प्लानिंग का पार्ट है। अभी आई ऑलवेज से वन थिंग कि आप वो प्लान करो जो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट हो। आई कैन नॉट डिजाइन योर प्रिपरेशन प्लान। मैं आपके लिए प्लान नहीं बना सकता हूँ, राइट। यू आर द वन हु कैन डिजाइन योर प्रिपरेशन प्लान द बेस्ट वे। लेकिन एक एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं कि आपके प्लान में एक रूम ऑफ एरर होना चाहिए। क्या रूम ऑफ एरर होना चाहिए? कि आप इतना टाइम लेकर के चलो कि मान लीजिए कभी आप, इफ यू आर नॉट वेल, लेट्स से कि कुछ एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आप आ गए हैं, कुछ फंस गए हैं, तो वहां भी आपका कुछ टाइम जा सकता है। आपको इतना रूम ऑफ एरर भी कंसिडर करके चलना पड़ेगा। सो दैट मीन्स जितनी चीजों को जितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर है। नंबर 2 इज योर प्रायोरिटी ऑर्डर। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन होता है कि सर मैं अभी कोई एक रेफरेंस बुक सॉल्व कर लूँ, अरुण शर्मा सॉल्व कर लूँ, राइट, या मुझे अभी इस समय मॉड्यूल लगाना चाहिए, या PYQ पहले स्टार्ट कर लूँ, टॉपिक टेस्ट बाद में दूँ, या पहले सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करूँ फिर टॉपिक टेस्ट पे जाऊँ। तो आपको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत आसान है। मैंने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी ऑर्डर। आपको अपना प्रिपरेशन का ऑर्डर कैसे रख के चलना है, आप वो रखिए। दैट विल डेफिनेटली डिलीवर रिजल्ट्स टू यू। नेक्स्ट इज क्वांटिटी और क्वालिटी। अभी देखो, बहुत से स्टूडेंट्स ये चीज़ फेस करते भी होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपने सॉल्व किया, अब भले ही आपने हैंड आउट सॉल्व किया, उससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई है, बट स्टिल आप अभी क्या कर रहे हो, आप उसी के मॉड्यूल भी लगा रहे हो, उसके रेफरेंस बुक भी आप सॉल्व कर रहे हो। तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी पे काम नहीं करना है, आपको क्लैरिटी पे काम करना है। तो अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है 50 क्वेश्चंस या लेट्स से कि 10 सेट अगर किसी एक टॉपिक पे सॉल्व करते हैं तब उनको क्लैरिटी मिलती है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हों जो 5 सेट्स में ही वो क्लैरिटी गेन कर लें। तो आपको ये चीज चेक करनी है, आप कैसे करेंगे? तो द मोमेंट यू आर डन विद द प्रैक्टिस, आप टेस्ट दीजिए उस टॉपिक पे और देखिए कि क्या टेस्ट में जो डिजायर्ड एक्यूरेसी है वो अचीव हो रही है, क्या जितने समय में वो सवाल बनना चाहिए था वो बन रहा है। अगर ये चीजें, ये मैट्रिक्स हैं, अगर ये सब चीजें पॉजिटिव हैं, तो देन यू शुड लीव दैट टॉपिक एंड प्रोसीड फॉर दी फर्दर टॉपिक्स। सो दिस सेज एफर्ट्स एंड योर रिजल्ट्स। सो गाइज, अगर आप नोटिस करेंगे तो हर क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, राइट। देर आर नॉन MCQ क्वेश्चंस, उनको भी अगर आप करेक्ट करते हैं तो 3 मार्क्स है, बट इनकरेक्ट करने पे 0 है, कोई इशू नहीं। अगर हम MCQ क्वेश्चंस की बात करें तो एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, पॉजिटिव 3, राइट। सो ऐसे में आपके लिए जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आप इजी क्वेश्चंस को करें, राइट। मतलब कहीं भी आपको स्टेप्स के नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, कहीं भी आप मान लीजिए कि आप डिफिकल्ट सेट पिक कर रहे हैं, उसको बनाने में अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं और फिर फाइनली आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, बट आप कहीं भी ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने देखो डिफिकल्ट सेट अटेम्प्ट किया और अपना पूरा समय उसमें इन्वेस्ट किया तो मुझे स्टेप्स के नंबर्स दो। दिस इज नॉट द वे, राइट। तो आपका वे सिर्फ ये होना चाहिए कि मुझे अपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज करना है विद अ गुड एक्यूरेसी, एंड जो मेरा कट ऑफ होना चाहिए 99+ परसेंटाइल के लिए, मुझे वो मीट करना है। अब इट इज़ इनडिफरेंट कि मैं कौन सा सेट पिक कर रहा हूँ या कौन सा क्वेश्चन में पहले पिक कर रहा हूँ, दैट डजंट मैटर, राइट। तो जिसमें आप मोस्ट कंफर्टेबल होंगे आपको पहले वो पिक करके चलना है। सो द नेक्स्ट इज यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। तो अभी इस पूरे स्ट्रैटेजी वीडियो में मैंने एक प्रोसेस आपके साथ में डिस्कस की है, राइट। तो अब जब तक आप इस प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, इसके कुछ एक स्टेप्स हैं, आप अगर उनको पूरा एज इट इज एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वैसे ही अगर आप मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में प्रिपेयर कर रहे हैं, उनका अपना एक प्रोसेस है, एक फ्लो है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको पहला स्टेप जो लेना है वो ये लेना है कि व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच, व्हाट इज द करेक्ट प्रोसेस, वहां ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, एंड देन जिस भी प्रोसेस को आप अडॉप्ट करते हैं उसको पूरा एग्जीक्यूट कीजिए टिल द लास्ट, तभी आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। मतलब डोंट डू दिस कि थोड़ा पार्ट यहां से पिक कर लिया, थोड़ा पार्ट यहां से पिक किया, दैट वे इट विल नॉट वर्क। एंड द लास्ट वन इज योर टास्क। सो मेक अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ योर डेली टास्क, राइट, योर वीकली टास्क, एंड सी what percentage of it you are able to achieve.
So this is something that I was supposed to cover in this entire strategy video. I hope this video was useful. It will only be useful if you implement whatever we have discussed in this video in your preparation, right? So execution is very, very important. So milte hain next video mein with another good information that will help you in your preparation. Till then, keep solving, keep learning, keep growing. Bye bye and take care.